पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आज लेकर तो तेजी आया था, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट के अंदर ऊपरी स्तर से बिकवाली जरूर देखने को मिली। आज इंडेक्स आपको बड़ा इंटरेस्टिंग नोट पे दिखाई पड़ेगा। आज पूरे इंडेक्स को एटलीस्ट आईटी होल्ड कर रहा था। जिन लोगों ने पिछले कई दिनों में आईटी को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे थे कि ये शेयर कैसे हैं, आईटी में और एक्यूमुलेशन करना चाहिए, आईटी में क्या लेना चाहिए, टीसीएस कैसी कंपनी है, उन सबको आज कुछ रिस्पाइट शायद मिला होगा, क्योंकि आज बाजार ने एटलीस्ट आईटी को ही, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट अगर किसी कंपनी का वेटेज या सेक्टर का वेटेज है निफ्टी में तो आईटी है। लार्जेस्ट इज फाइनेंशियल ऑफ कोर्स। तो इन दोनों की सबसे ज़्यादा वेटेज है और उसमें भी आईटी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। तमाम आईटी शेयरों में तेजी थी। तो अगर आप आईटी को हटा देते आज इंडेक्स में से तो आज भारी बिकवाली मार्केट के अंदर आप ऊपरी स्तर से देखते हैं, क्योंकि आज मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज बिकवाली थी। आपको कई सारे शेयर दिखाई पड़ेंगे 5-5, 7-7, 10-10% नीचे, लेकिन मेजरली बाकी जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल आईटी को छोड़ दीजिए, सीमेंट के सिलेक्टिव स्टॉक्स को छोड़ दीजिए, एफएमसीजी कुछ नामों को छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी शेयरों में आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मेटल ऑलमोस्ट मिला जुला था, ऑटो में आज मिला जुला कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अदरवाइज आज जो स्टार था वो तो पूरा आईटी था। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, टेक माइंडट्री, एम्फेसिस, किसी भी नाम को उठा लीजिए, इवन 3i इन्फोटेक, इन सब में एक बढ़िया तेजी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ। वीकेंड है तो ज़्यादा ही सवाल होंगे, उम्मीद करता हूँ, तो एक एक करके ज़्यादातर सारे सवालों को शामिल करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है टाइड वाटर ऑयल। महेंद्र सर, ये थोड़ा लो वॉल्यूम स्टॉक नहीं पिक कर लिया आपने? वैसे वो कंपनी ठीक है, क्योंकि जो जिस कारोबार के अंदर है उस कारोबार में तो ये सबसे अच्छा ही काम करती है। इस बिज़नेस के अंदर, जो इंजन ऑयल बिज़नेस के अंदर ये कंपनी है, इसमें कैस्ट्रॉल इनका दूसरा बड़ा प्लेयर है, जो सबसे बड़ा प्लेयर है इनफैक्ट, लेकिन वो चलता नहीं है। और दूसरे नामों में अगर आप जाएंगे तो फिर तमाम ओएमसीज भी आती हैं। लेकिन टाइड वाटर ऑयल दो कंपनी ठीक है, महंगा शेयर है, लो फ्लोट इक्विटी है, डिविडेंड पे ऑफ उतने नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा कोई गेम चेंजर नहीं, लेकिन किसी एक दिन चलेंगे और रिवॉर्ड आपको दे देंगे टाइप्स है। तो ठीक है, मतलब आप मीडियम टर्म इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए नंबर्स पे कंसिस्टेंटली अगर मूव आता है तो आप ध्यान रखिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, और एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि केमिकल में बहुत सवाल आ रहे हैं। आनंद साहब पूछ रहे हैं सुदर्शन केमिकल पे, आसिम जी पूछ रहे हैं थिरुमलाई केमिकल पे। केमिकल स्पेस में सर क्योंकि हायर लेवल से बहुत टूटे हुए शेयर हैं सारे, तो इसलिए मैं उम्मीद भी लगा सकता हूँ ज़्यादातर नाम आ रहे हैं, और यूजुअली इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट भी है। लास्ट क्वार्टर तक तो इन सभी कंपनियों के नंबर्स में इनपुट कॉस्ट का मेजर इम्पैक्ट था। इस क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ा थोड़ा बेटर हुई है सिचुएशन। फंडिंग आनी शुरू हुई है, अलग अलग कंपनियां फंड्स जो हैं केमिकल स्पेस के अंदर बाइंग कर रहे हैं। सुदर्शन के केस में तो स्पेशली बहुत पुरानी कंपनी है, आज की कंपनी नहीं है, एजेस बैक पुरानी कंपनी है, तो आप बने ही रह सकते हैं। स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्शन है, विष्णु केमिकल जैसी कंपनियों में अपर सर्किट लगते हुए दिखाई पड़े। लार्ज कैप में थोड़ा बैकफुट पे हैं चीज़ें, तो हर केमिकल कंपनी में मूव नहीं है, सिलेक्टिव केमिकल कंपनी में मूव है। लक्ष्मी केमिकल चल रहा है, जुबिलेंट इंग्रेविया नहीं चल रहा है, तो इसीलिए बहुत पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है। आप किस में जा रहे हैं, कितने समय के लिए जा रहे हैं, क्या टाइम फ्रेम है, नंबर्स कैसे हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप कीनली वॉच करेंगे। लेकिन सो फार एक सेक्टर पे, मतलब केमिकल पे एटलीस्ट एक तरफा मत नहीं बन पाया। ये कौन से, जैसे ग्रैन्यूल्स में खबर आ रही है पीआई ले सकता है इसे, तो ऐसे खबरें भी चल रही हैं, न्यूज़ फ्लोज भी हैं, फंड एक्शन भी है, तो इस पर एक टिप्पणी करना काफ़ी मुश्किल है कि कैसे ये सेक्टर काम करेगा। लेकिन Q2 के नंबर से थोड़ी क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि इनपुट कॉस्ट से कितना इम्पैक्ट इन पर अब रह गया है, उसके बाद ज़्यादा बेटर रहेगा सिचुएशन। टीसीएस है 3600। प्रणव साहब, टीसीएस के केस में बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि टीसीएस जैसी कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा बना कर रख सकते हैं और रख कर छोड़ सकते हैं। मतलब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि आप एक ऐसा शेयर बताइए जो अगले 20 साल के लिए आप किसी को दे के जा सकते हैं, तो टीसीएस ही होगा। इसके अलावा मुझे कोई शेयर अभी तक याद ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता। एचयूएल हो सकता है मैक्सिमम, टीसीएस हो सकता है, क्योंकि इनके बिजनेस पिछले 100 साल से इंडिया में है। मतलब एटलीस्ट इंडिया का पहला डेटा सेंटर टीसीएस ने बनाया था, ये अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। तो इंडिया का सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी एचयूएल है, जो जिसमें 90% जिसका मार्केट शेयर है। हर 10 में से 9 घर एचयूएल यूज़ करते हैं। तो दोनों के बारे में इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी प्रेजेंस है इंडियन मार्केट में, तो इसलिए इनके चांसेस ज़्यादा प्रबल हैं कि ये शायद इतनी आसानी से ख़त्म होने वाले बिजनेसेस नहीं हैं। तो इतनी
आज की सिचुएशन सिनेरियो में जहां इंडिया यहाँ पे खड़ा है तो लगता है कि इन दोनों में ग्रोथ रहनी चाहिए। अगर यहाँ से इंडिया की जीडीपी डबल होती है तो ये कंपनियां तो ग्रो करेंगी ही करेंगी, एफएमसीजी की वो और ये। बाकी भी इस तरह के कई लीडर हैं, लेकिन इनको तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। और रही बात टीसीएस के आपकी पोजीशन के, तो 3600 की पोजीशन है ना, आप आराम से नीचे उसको ऐड भी कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा बना सकते हैं। कुछ नहीं भी करके दिया टीसीएस में, डिविडेंड ही आपको देगा हर साल 17 से 18 रुपए के आसपास, कैश रिच कंपनी है, तो आराम से बैठिए, क्या दिक्कत है। एवरेस्ट कांटो, फैज साहब कभी भी मौका पड़े और आप कभी भी आपको लगे कि इसमें से निकलने की ज़रूरत तो निकल जाइएगा। ये तेज़ी में निकलने वाला शेयर है, मोमेंटम का फ़ायदा उठा के निकलिएगा। इसमें न्यूज़ फ्लोज ज़्यादा आते हैं इस कंपनी से रिलेटेड, लेकिन एक्टिविटीज़ के बारे में इतना नहीं है, नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं, सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन न्यूज़ फ्लोज बहुत हैं कि हाँ ये हो सकता है, ऑर्डर मिल सकते हैं, कुछ बड़े लैंड डील्स हो सकते हैं। बट बेटर यही है कि आप तेज़ी मिले, थोड़ा बहुत पैसा बन रहा हो तो निकलते रहें, ज़्यादा बेटर है। Why the holding companies are available at relatively cheaper price? Example, Bajaj Holding, Tata Investment. Is it good stock for long term? तेजस सर, ये ऐसे समझिए, आपने कभी अगर गोल्ड फाइनेंसिंग का लोन लिया होगा तो गोल्ड जो कि सबसे सेफ असेट क्लास माना जाता है, उसके ऊपर भी आपको 70% से 75% पैसा मिलता है। यानी कि 100 रुपये का आप गोल्ड देंगे तो 70 रुपये आपको लोन मिलेगा। इसी तरह से कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप इक्विटी पे करेंगे, यानी किसी के पास अपने शेयर गिरवी रखेंगे, तो आपको 50%, 40%, डिपेंड ऑन द क्लास ऑफ कंपनीज, आपको पैसा वापस दिया जाएगा। तो यूजुअली बाजार ये मान के चलता है कि ये जो कंपनीज होती हैं, होल्डिंग कंपनीज, ये अपनी अब इनके पास इनका काम क्या है, इनके पास इनकी सब्सिडरीज की होल्डिंग होती है। तो सब्सिडरीज की होल्डिंग होने की वजह से इनको सिर्फ बाजार डिस्काउंट देके चलता है, क्योंकि इतना ही पैसा मिलेगा। जब भी कभी एकदम से होल्डिंग गिर जाए तो 60% के आसपास ही मैक्सिमम आप डिस्काउंट मान सकते हो। तो 60%, 50% इसी डिस्काउंट पे चलती हैं, इसलिए इनमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं होता। इसलिए इनको वैल्यू बोल के कई जगह पर आपको सुनाई पड़ेगा, कई टेलीग्राम ग्रुप में, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या कई इवन अलग अलग लोगों की तरफ से, कि ये सस्ते में मिल रही हैं, इसकी पेरेंट इतने की है। एलम्बिक सबसे ज़्यादा बिकता है इसमें, एलम्बिक फार्मा के स्टेक की वैल्यू इतनी है और एलम्बिक इतने का है। ये सिर्फ एक मिथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा डिस्काउंट पे थी, डिस्काउंट पे हैं, डिस्काउंट पे ही रहेंगी। शेयर भागेंगे तो ये भला भाग सकती हैं, लेकिन वैसे डिस्काउंट पे रहेंगी। ये डिविडेंड देती रहेंगे पेरेंट को ये लोग, और पेरेंट बेसिकली अपने प्रमोटर को। तो इसलिए होल्ड को कंपनीज बनाई जाती हैं। यूजुअली होल्डिंग कंपनी जैसे ही अनाउंसमेंट होगी किसी भी कंपनी के लिए, वो तुरंत टूट जाएगा, क्योंकि वो डिस्काउंट पे आ जाएगा तुरंत। तो इसीलिए आप ऐसे आप इनको कॉल लीजिएगा। या अब वो गैप कभी बढ़ के 60 से 80 हो जाए तो एक अच्छा मौका है वो 20% अगेन वापस लेने के लिए, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आप मतलब मेरे पास वो शीट बनी रखी है, इसमें लाइव चलता रहता है कितना डिस्काउंट है इन सब में, लेकिन फिर भी मोटा मोटा 50-60% का ही डिस्काउंट है। टाटा मोटर डीवीआर सबसे डिस्काउंट दिखेगा, लेकिन वो होल्डिंग का डिस्काउंट नहीं है, वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट की वजह से डिस्काउंट आपको दिखता है। ओके, और डी मार्ट, शेरू साहब आपके पास है तो बने रहिए, नहीं है तो थोड़ा थोड़ा आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ग्रोथ स्टोरी तो इंटैक्ट है ही इंडिया की, रिटेल में भी, बिजनेस में बढ़िया काम काज कर रहे हैं और एक्सपैंड भी कर रहे हैं। अलग अलग कंपनियों की एक्विजिशन की खबरें तो घूमती रहती हैं, वो बात अलग है। F&O में है नहीं, शेयर टूटने की कोई गुंजाइश है नहीं, प्रमोटर ने स्टेक बेचा नहीं, इवन कंपनी के एम्प्लॉयज़ तक शेयर रख के बैठे हैं आज तक, तो चांसेस आर थिनली लो कि बाजार में शेयर आएंगे अभी तो एटलीस्ट। गोइंग फॉरवर्ड जो होगा सिचुएशन उसके हिसाब से डिपेंड करती है। 90% प्लस, बल्कि 95% प्लस ओन्ड स्टोर हैं। एक स्टोर की बात अभी बीच में गुड़गांव में हुई थी, गुड़गांव में वो स्टोर उनका है, लेकिन वो 100 साल की लीज है, तो उसमें मुझे चांसेस लग नहीं रहे कि इनका है, बट कंफर्म नहीं उसके बारे में। सो 95% स्टोर इनके खुद के ओन्ड हैं। डेट है स्लाइटली, लेकिन प्रमोटर कैश रिच है, तो आप इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं मान सकते इस कंपनी के साथ। आराम से बने रहिए, दाम सही मिल रहा हो, फेस्टिवल डिमांड गोइंग फॉरवर्ड आने वाली है, तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। प्लीज़ लुक इनटू दिस शेयर, इन्फोसिस, SBI कार्ड, देवयानी एंड HDFC बैंक। सर इसमें क्या ही देखा जाए, तीनों चार तो आपने अपनी मतलब, इन्फोसिस तो क्या ही बोलना, 3 बायबैक कर चुकी है, चौथे बायबैक की भी खबरें हैं बाजार में, तो इसलिए आप इसको तो होल्ड ही करिए आराम से। SBI कार्ड कंपनी ठीक है, बस एक ही कीवर्ड है कि SBI पीछे है, लेकिन उससे पहले काफ़ी चल सकता है, तो अभी इतना कुछ खोने के लिए है नहीं। 650 या 750 रुपये का 950 का शायद IPO था, उसके बाद 650 गया और वहाँ चल के वापस ऊपर आया, तो उस दाम से तो ऊपर ही काम कर रहा है। मार्केट लीडर है, 18% मतलब लिस्टेड स्पेस में, तो आप बने ही रहिए इसके अंदर भी। और रही बात तीसरी HDFC बैंक की,
सर HDFC बैंक में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी भी याद आया, आपको बताता हूँ कि HDFC बैंक में जब इसका IPO आया था तब उसके सबसे बड़े रिटेल इन्वेस्टर थे खुद डी-मार्ट के मालिक RK दमानी साहब। तो उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि HDFC बैंक की क्वालिटी क्या है जब खुद दमानी सर उसके अंदर अब रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में जाके बैठ गए थे। तो बैंक बढ़िया है, भाव ऊपर नीचे ज़रूर होता है, एसेट क्वालिटी वाइज तो सबको पता है कि इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी किसी की है तो HDFC बैंक की है, यानी सबसे कम खराब जगहों पे लोन देने की जो कैपेसिटी है वो HDFC बैंक की है। तो आराम से आप बने रहें, तीनों इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक सो फार आपने लिए हैं। रही बात देवयानी की, तो देवयानी की इसमें मैं अभी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, इसकी एनालिस्ट रिपोर्ट मैंने बनवाई है, वो आजकल मेरे पास आई जाएगी, वीकेंड में पढ़ लूँगा तो मैं आपको उस पर टिप्पणी कर दूँगा। रिलायंस पावर 15,000 शेयर हैं, ₹3.80 दाम पे। धनंजय सर, वो फंड रेजिंग की खबर आई थी जिसकी वजह से चला हुआ है, लेकिन पुरानी हिस्ट्री में, इतिहास के पन्नों में कभी आप पढ़ेंगे तो ये 2006 की मंदी में की वजह ये स्टॉक हुआ था। उस समय इसका IPO आया था, उसके बाद ये क्रैश कर गया था। आपको पैसा बन रहा है, आप निकलते रहिए, आपको लगता है मल्टीबैगर बन जाएगा तो भी मतलब ये पूरा रिस्क आपका है। मेरी सीमित जानकारी ये नहीं कहती कि इसमें आप बने रहें, क्योंकि ये कैपिटल बहुत डिस्ट्रॉय किया इसने। हाँ, ₹3 में डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत कुछ है नहीं, 3 ही रुपए हैं, लेकिन अगर आपका पहला या नया निवेश है तो आप रिस्क बहुत बड़ा ले रहे हैं। 15,000 शेयर तो फिर भी इन्वॉल्व ही हैं। तो बेटर ये कि आपको जैसे जैसे मोमेंटम मिलता रहे वैसे वैसे आप पैसा निकालते रहें, प्रोडक्ट मतलब अपना कैपिटल बचाते रहें, लेकिन बड़ी डिस्ट्रक्शन स्टोरीज के पीछे ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ओके, वन ब्रोकरेज हाउस डाउनग्रेडेड बजाज फाइनेंस एट 5600। वाई ब्रोकरेज फर्म डाउनग्रेड ब्लू चिप स्टॉक? दास साहब, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ब्लू चिप को डाउनग्रेड नहीं कर सकते। बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग भी गाली खाते ही हैं, तो ये भी खा सकते हैं, उसमें क्या है। ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन एक लेवल पर जाके महंगी हो ही जाएंगी ना, ऐसा तो है नहीं वो हमेशा सस्ता ही रहेगा। कोई कंपनी आज ₹100 कमा रही है, कल उसने 200 कमाया, तो 100 से 200 100% का ग्रोथ दिख गया, 200 से 400, 400 से 800, 800 से 1600। लेकिन ऐसा नहीं, वो 1600 ही कमाती रहेगी, कभी तो 800 भी कमाएगी, कभी तो 900 भी कमाएगी। तो जब कमाएगी तो अर्निंग नीचे आएगी, अर्निंग नीचे आएगी तो उसका बाजार का भाव भी नीचे आएगा, कि वैल्यूएशन ज़्यादा स्ट्रेस था वो थोड़ा नीचे आएगा। सो ये तो चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल। और जब भी आपको ऐसा डाउनग्रेड मिलता है, शेयर रिएक्शन दे देता है, तो आपको मौका मिलता है एक्यूमुलेट करने का। तो बुरे दौर में ही अच्छा स्टॉक पिक करना चाहिए, मतलब पैनिक सिचुएशन में ही पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलता है। आज ही एक कॉलर से बात हो रही थी, तो उनके पास टाटा एलेक्सी नहीं, कल थी, टाटा एलेक्सी के ₹750 के दाम पर शेयर पड़े हुए हैं और 250 शेयर हैं। वो उन्होंने 2021 की मंदी जो आई थी एकदम से कोविड वाली, उसमें ले लिया था। तो बोले मुझे ज़्यादा पता नहीं था, नाम सही लगा तो ले लिया। सो आज वो लिए बैठे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। 750 के 7,500 भी हो गया और शायद वो दाम दोबारा दिखे भी ना। सो अदरवाइज ऐसे पैनिक स्टेट आएंगे, बहुत सारे आए हैं, जुबिलेंट फूड आया है पैनिक स्टेट में, ऐसा बजाज फाइनेंस आ चुका है, इन्फोसिस आ चुका है, इवन यूनाइटेड स्पिरिट्स आ चुका है। तो ऐसे बहुत नाम आते हैं पैनिक स्टेट में, तो उन पैनिक स्टेट जहाँ भी देखें ग्रैब कर लें तुरंत, वही तो अपॉर्चुनिटी उसे ग्रैब करने की। ओके, BEML पे एक कभी सवाल आया था। BEML के केस में सर आपके पास, हाँ, व्हाट्स हैपनिंग विद BEML? रंजन साहब, इसमें एक डीमर्जर हुआ है बेसिकली। इनका एक लैंड बिजनेस भी है, क्योंकि BEML के पास बड़ा सरकारी कंपनी, तो ऑब्वियसली लैंड तो ज़्यादा होगी। करीब 2780 एकड़ के आसपास की ज़मीन इनके पास है, नहीं माफ़ कीजिएगा, 3500 एकड़ की ज़मीन है, जिसमें 2780 एकड़ की ज़मीन ये नॉन ऑपरेशनल लैंड है, जिस लैंड को ये फर्दर डेवलप कर सकते हैं। तो इन्होंने उस कारोबार को अलग कर दिया है। वो कारोबार अलग होकर लिस्ट हुई है BEML परसों, और 14 तारीख को नहीं 7 तारीख को। तो उस लैंड डीमर्जर के शेयर्स जो हैं वो आपको एलोकेट होंगे अलग से। वो एक 1:1 का रेशियो था, तो अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको 100 शेयर और मिल जाएंगे, अगर आप उस लैंड डील की रिकॉर्ड डेट पर रहे होंगे तो। और वो हिस्से के अलावा आपके पास जो शेयर अभी आप देख रहे हैं, ये बिना लैंड वाला कारोबार है, डिफेंस कारोबार है पूरी तरह से। तो यही डेवलपमेंट था जिसकी वजह से इस शेयर का दाम इतना नीचे दिख रहा है, लेकिन आज तो अपर सर्किट में बंद हुआ, तो ठीक है, रिलीव है आपके लिए। ओके, वोल्टास फॉर लॉन्ग टर्म। मधुर सर, वैसे तो कंपनी ठीक है, मतलब बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी, 100 साल से ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है एनीवेज। तो टाटा ग्रुप की कंपनी, और ये खाली AC के कारोबार में नहीं है। फॉर अ चेंज आपको बता दूं, ये हैवी इंजीनियरिंग बिजनेस के अंदर भी है। इनकी कई माइनिंग के ऊपर प्रोजेक्ट्स में कामकाज करते हैं।
प्लस HVAC जो इंडस्ट्रियल AC रहते हैं उनके अंदर भी कंपनी का कामकाज है, और टर्न की प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे काम करती है जो कि मिडिल ईस्ट में इनके, तो क्रूड की तेज़ी से इनको बड़ा फ़ायदा भी होता है, ये बोला जाता है, ये आमतौर पर देखा भी गया है। तो ये क्वार्टर के नंबर, 2 क्वार्टर के नंबर ठीक रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी अदरवाइज एक कंसिस्टेंट स्टॉक है, तो आप आराम से इसमें बने रह सकते हैं, कोर पोर्टफोलियो का भी हिस्सा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 35 से 40% मार्केट शेयर ये ओन करते हैं, लीडर है AC स्पेस में भी। तो आप क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक ठाक कंपनी का कारोबार, डिविडेंड पेइंग कंपनी, तो इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। बाकी अब निटी-ग्रिटीज़ में आप जाएंगे तो कि सीजनल है और ये बाकी इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट तो वो हर 2-3 क्वार्टर में बदलता रहेगा। तो आराम से नीचे के दाम पर मिलता रहे, ऐड करते रहिए, वरना बने रहिए आराम से, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Baba Ramdev told Anil Z that remaining Ruchi Soya stake will be uploaded by December and non-listed Patanjali Group companies will be listed with time। अगर ये सवाल है तो ओके, और अगर ये जवाब है तो ये बात सर पता है सबको, इसमें कुछ नया नहीं है। ये बात पहले दिन से ही बाबा जी बोल के गए हुए हैं कि दिसंबर तक उन्हें अपना स्टेक ऑफलोड करना होगा, वो सेबी का ही मैंडेट है उनको। 82-81% स्टेक है, जिसे घटा के 75% लाना होगा। तो आपको जब पिछले 10 दिन से मैं पतंजलि का नाम ले रहा हूँ तो आपको ये बात हमेशा बोलता था कि पतंजलि में 6% स्टेक ऑफलोड होना है, और 6% ऑफलोड जब भी होगा 800 रुपये में नहीं होगा, क्योंकि पिछला 800 रुपये पे था। तो जब 1300 रुपये पे शेयर था तब उन्होंने स्टेक 800 पे ऑफलोड किया, तो अब शेयर को कहीं ना कहीं ला के 1700 रुपये रखना पड़ेगा, तब जाके वो शेयर बिकेगा 1500 रुपये या 1400 रुपये के दाम पर। तो इसीलिए वो शेयर रुक नहीं रहा और चले ही जा रहा है। तो अभी भी चलेगा, अभी भी उसमें क्रीम बाकी है, बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इक्विटी डाइल्यूशन भी होता रहेगा साथ साथ हर बार जब स्टेक ऑफलोड होगा। तो इतना पैसा आप निकाल लीजिएगा कि आपका कैपिटल ब्लॉक ना हो। फ्री के शेयर आप जो रखना चाहते हैं वो रखिए। सो फार स्टॉक में अभी मोमेंटम एटलीस्ट रहेगा। ओके, विप्रो के लिए बने रहना ज़्यादा बेटर है, वो बात अलग है, थोड़ा महंगा शेयर है, लेकिन अदरवाइज आप बने रहें, क्योंकि IT का मूव तो अभी शुरू हुआ है, तो बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं। ऑलरेडी आप बॉटम पे खड़े थे, तो इसीलिए सीमेंट और IT में हमेशा बोलता था कि इनमें ऑलरेडी बॉटम पे खड़े हैं, खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अपनी वर्स्ट टाइम पे ही आप मैक्स रिस्क ले सकते हैं, जिसमें ये दोनों आ रहे थे, तो ये दोनों इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बने रहिए आप इन दोनों के अंदर। ओके, और ईशान इंटरनेशनल IPO, ये कंपनी का IPO मैंने अभी तक सुना नहीं है, रिसेंटली शायद आने वाला है, आया है, एक बार ही सुना था इसके बारे में, फिर दोबारा मैंने जिक्र इसका सुना ही नहीं, कि IPO मार्केट में से वो एक्साइटमेंट तो है नहीं, इसलिए अभी सॉरी मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दोबारा पढ़ा के आता हूँ तो आपके बाद बात करता हूँ। सेल, होल्ड और सेल, सुभाष सर, ये अगर आप फिनेंस के हिसाब से देखेंगे, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे, तो सबसे सस्ता स्टील कंपनी है, सिंगल डिजिट मल्टीपल पर है, शायद 3 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। लेकिन एक तो ये सरकारी है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा सस्ती ही होती हैं और सरकारी कंपनियां सारी, क्योंकि वो प्राइवेट वाला उनको प्रीमियम नहीं मिलता है, और दूसरा मेटल साइकिल भी नीचे की तरफ है, तो उसका ही प्रेशर है। कंपनी मोमेंटम के लिए आप ज़रूर होल्ड कर सकते हैं, तेज़ी मिले आप लेकिन निकल जाएं, ज़्यादा बेटर है, कि मेटल साइकिल में आप एंटर कर चुके हैं और साइकिल का एक हिस्सा आप देख चुके हैं, जो कि बड़ा हिस्सा था, जो कि पिछले क्वार्टर में हो चुका है। तो थोड़ा बहुत रेंज बाउंड 20-25 रुपये ऊपर नीचे, यही मैक्सिमम चलेगा इस पूरे स्पेस में, अनटिल कोई बड़ा गेम चेंजर ना आ जाए। प्राइस हाइक एक बड़ा ट्रिगर है, लेकिन प्राइस हाइक कुछ हद तक ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अब कितना और कर पाते हैं, क्योंकि प्राइस हाइक करा इन्होंने तो वहाँ रेलवे के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, वहाँ मेटल के प्राइस, उसके ऑटो के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उनके लिए प्रेशर खड़ा हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स, इसलिए आपको कॉल सोच समझ के सिलेक्टिव होकर लेनी पड़ेगी। डिविडेंड प्ले के लिए आप बन रह सकते हैं। ओके, IDFC फर्स्ट, यूनियन बैंक, अनुराग सर आपने कहा IDFC फर्स्ट, यूनियन बैंक, TV18 और 3i Infotech, विच गुड फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि सर सबके सब 2 डिजिट में इसलिए आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि और तो कोई रीज़न है नहीं इनमें एंटर करने का। बहुत सीधी और एक साफ बात आपको बोल देता हूँ सर, कोई भी चीज़ अगर सस्ते दाम पर मिल रही है 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट में नहीं है, या तो स्प्लिट बोनस के बाद 2 डिजिट में है, जैसे मदरसन सुमी, या वो अगर सस्ती मिल रही है तो बाजार उसको वैल्यू सस्ती दे रहा है, क्योंकि उसमें वो वैल्यू नहीं है कि ये प्रीमियम डिजर्व करे। बॉश का शेयर 28,000, 23,000, 24,000 जो भी दाम है, वो क्यों है? क्योंकि वो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं लिस्टेड है, इवन अपनी पेरेंट कंपनी जर्मनी में भी लिस्टेड नहीं है, तो इसीलिए उसको प्रीमियम मिलता है। इक्विटी छोटे होने का, कंसिस्टेंट ग्रोथ होने का, और इतने सालों से वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर आज तक स्टेबल रहने का प्रीमियम वो कमा रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर आज 700 रुपया है, तो इसलिए नहीं है कि वो 700 रुपया वो प्रीमियम सेगमेंट की लीडर है और वो बोनस स्प्लिट के बाद ये दाम कमांड कर रही है। तो इसीलिए कोई शेयर अगर सस्ता है
तो वो इसलिए है क्योंकि उसकी इक्विटी डाइल्यूट हुई है, वन, या बोनस स्प्लिट के थ्रू, या बाजार उसको वो वैल्यू ही दे रहा है, जैसे यस बैंक हुआ, जैसे RVNL हुआ, जैसे NHPC हुआ, इनकी वैल्यू कम ईदर इक्विटी बड़ी होने की वजह से है या वो सस्ते वैल्यू देने की वजह से जो बाजार उन्हें दे रहा है। तो इसलिए मत सोचिए कि 20, 40, 50 रुपए का शेयर है, ले लेते हैं ये 5,000 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई अच्छा स्टॉक किसी बुरे दिन बुरे दाम पर मिले, वो वैल्यू बाय होती है, और वो वैल्यू बाय आपको पैसा बनाकर देती है। जैसे नेस्ले ने किया 4400 पर आके, जैसे जुबिलेंट फूड ने किया था 700 रुपये पे आके, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स ने किया था 1700 रुपये पे आके, उसके बाद वो 45 हो गया, फिर स्प्लिट हुआ, जैसे टाटा एलेक्सी ने किया था कुछ समय पहले तक। तो ऐसे करके आप स्टॉक ढूंढिए, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ 2 डिजिट के स्टॉक में पैसा डालने के। और बाकी ये मेरी सीमित जानकारी में। ओके, इसी के साथ ही अब कार्यक्रम को यहीं समेटेंगे, मार्केट पंचनामा को यहीं समेटेंगे। आप लोगों से अब मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड। और @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।